प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवनीश सिंह गौर, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रोहन सिंह इंटर कॉलेज लुकतरा, जनपद बांदा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी भाग 4/5 का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन, संयोजकता आबंध सिद्धांत की अवधारणाएं, संयोजकता आबंध सिद्धांत की उपयोगिता, संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से 6 समन्वयी तथा 4 समन्वयी संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति एवं चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण तथा संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी की कमियां। इससे पूर्व के व्याख्यान में आप वर्नर के सिद्धांत, उप सह संयोजन यौगिकों के वर्गीकरण, उप सह संयोजन यौगिकों के सूत्रीकरण तथा नामकरण का अध्ययन कर चुके हैं। ऋणावेशित लिगेंड के IUPAC नाम में उनके सामान्य नाम के अंत में ई के स्थान पर क्या जोड़ते हैं? O जोड़ा जाता है। H2O का उप सह संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण में क्या नाम होता है? एक्वा CONH3 आयन की ज्यामितीय आकृति तथा चुंबकीय प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन के संयोजकता आबंध सिद्धांत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन, उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का वर्णन करने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, जैसे आणविक कक्षक सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में से मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं: वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों में से वर्नर के सिद्धांत का अध्ययन आप पूर्व के व्याख्यान में कर चुके हैं और इस सिद्धांत की कमियों का भी अध्ययन हमने पिछले व्याख्यान में किया था और जाना था कि वर्नर का सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाया कि सभी धातुएं उप सह संयोजन यौगिकों का निर्माण क्यों नहीं करती हैं तथा वर्नर के सिद्धांत के द्वारा सह संयोजन यौगिकों की ज्यामितीय आकृति एवं चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता था तथा वर्नर का सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या कर पाने में भी असफल रहा और इन सभी कमियों को दूर करते हुए नए सिद्धांत दिए गए: संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत को वीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित था कि उप सह संयोजन यौगिकों में उपस्थित धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य सह संयोजी बंध पाया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पॉलिंग तथा स्लेटर वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। इसकी सबसे पहली अवधारणा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसलिए यहां पर इसको
CN के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। द्वितीय अवधारणा इस सिद्धांत की है कि ये सभी रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं। तीसरी अवधारणा है कि संकुरित कक्षकों में लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिन्हें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और LPS से प्रदर्शित करते हैं, प्रवेश करते हैं। अर्थात धातु परमाणु के पास जो असमान ऊर्जा के रिक्त कक्षक थे वे सभी आपस में जुड़े और जुड़ करके उन्होंने समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण किया और इन समान ऊर्जा के कक्षकों में लिगेंड के द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए जाते हैं। अब हम संयोजकता आबंध सिद्धांत की चतुर्थ अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। इस अवधारणा के अनुसार लिगेंड को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड का तात्पर्य है कि ये प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। ये केंद्रीय धातु आयन यानी सेंट्रल मेटल एटम, जिसे हम CMA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भी युग्मित कर देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिकर्षण इतना अधिक होता है कि धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी युग्मित हो जाते हैं। जैसे कार्बोनिल लिगेंड, साइनिडो लिगेंड, एमीन, नाइट्राइट आदि दुर्बल लिगेंड। अब चूंकि प्रबल लिगेंड प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, तो दुर्बल लिगेंड कैसे होंगे? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की टेंडेंसी दुर्बल होती है, कम होती है, दुर्बल लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड अर्थात दुर्बल लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं। जैसे जितने भी हैलाइड आयन अगर लिगेंड के रूप में जुड़े हैं, तो ये सभी हैलाइड आयन दुर्बल लिगेंड होते हैं। जैसे F-, Cl-, Br-, I-। कुछ उदासीन लिगेंड जैसे H2O भी दुर्बल लिगेंड के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार ऑक्सलेट C2O4 डबल माइनस, NO3-, OH- आदि दुर्बल लिगेंड हैं। ये धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं। ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। और वे लिगेंड जो धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा, क्या कहलाएगा? दुर्बल लिगेंड कहलाएगा। हैलाइड आयन किस प्रकार के लिगेंड होते हैं? दुर्बल लिगेंड होते हैं। अब हम इस सिद्धांत की पंचम अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। जब संकरण की क्रिया में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं। अब ये आंतरिक डी कक्षक से तात्पर्य क्या है? आंतरिक डी कक्षक का तात्पर्य है कि उस कक्षा के डी कक्षक जो अंतिम कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा हो। यानी अगर किसी धातु परमाणु की अंतिम कक्षा चौथी है, तो उसके ठीक पहले वाली, अब चौथी के ठीक पहले कौन सी कक्षा होगी? तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा के डी कक्षक जब संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, या अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा के डी कक्षक जब संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, तब ऐसे संकुल आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। और जब अंतिम कक्षा के डी कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेंगे, तब इस प्रकार का संकुल बाह्य कक्षक संकुल कहलाता है। अब हम संयोजकता आबंध सिद्धांत की उपयोगिताओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसकी सबसे पहली उपयोगिता है उप सह संयोजन यौगिकों में संकरण ज्ञात करने में, और दूसरी उपयोगिता है कि संकरण के आधार पर ज्यामितीय संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। किसी भी संकुल की ज्यामितीय आकृति उसकी समन्वय संख्या
तथा उसके संकरण के प्रकार के ऊपर निर्भर करती है। इसे नीचे दी गई सारणी के द्वारा समझा जा सकता है। यदि संकुल यौगिक में धातु परमाणु की समन्वय संख्या 4 हो एवं धातु परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित कर रहा हो, तब इस प्रकार के संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय होती है। अर्थात जबकि समन्वय संख्या 4 तथा संकरण यदि dsp2 हो जाए, तब इस प्रकार के संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति वर्ग समतलीय होती है। इसी प्रकार यदि धातु की संकुल यौगिक में धातु की समन्वय संख्या 5 है, तो संकरण दो प्रकार का हो सकता है। या तो संकरण dsp3 होगा या फिर sp3d होगा, और दोनों ही स्थितियों में संकुल यौगिक की ज्यामितीय आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। इसी प्रकार यदि संकुल यौगिक में धातु की समन्वय संख्या 6 है और संकरण d2sp3 हो अथवा sp3d2 हो, दोनों ही स्थितियों में संकुल यौगिक की ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होती है। तीसरी उपयोगिता इस सिद्धांत की है कि इस सिद्धांत की सहायता से हम संकुल यौगिकों की चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण संकुल यौगिक में उपस्थित धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो भी संकुल की चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, और यदि संकुल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो सभी युग्मित हैं, तब इस स्थिति में संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। अब हम संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से 6 समन्वयी संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति एवं चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण करते हैं, जिसकी सारणी अगली स्लाइड में उपस्थित है। 6 समन्वयी संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति एवं चुंबकीय प्रकृति को निर्धारित करने के पूर्व हम थोड़ी सी चर्चा 6 समन्वयी संकुल यौगिकों के विषय में कर लेते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या 6 होती है, 6 समन्वयी संकुल कहलाते हैं। जैसे यहां उदाहरण के रूप में लिया गया है CONH3(6+3 आयन। यहां पर कोबाल्ट के साथ एमीन के 6 अणु जुड़े हुए हैं, अर्थात यहां कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 होगी। अतः यह 6 समन्वयी संकुल यौगिक है। किसी भी संकुल यौगिक की ज्यामितीय आकृति तथा चुंबकीय प्रकृति को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ता है। कि इस संकुल में आप देख सकते हैं केंद्रीय धातु कौन सी है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d7 4s2 होगा। इसके बाद हम केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। चूंकि यहां कोबाल्ट के साथ में 6 उदासीन अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या संकुल आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी। इसी कारण यहां कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ऑक्सीकरण संख्या +3 को प्राप्त करने के लिए कोबाल्ट का परमाणु 4s2 तथा 3d7 से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और त्यागने के बाद जब हम कोबाल्ट +3 आयन का बाह्य कक्षक आरेख बनाते हैं, तो आपको पता है डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इन 5 कक्षकों में हमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने हैं, जो कि हुंड के नियम के अनुसार प्रवेश करेंगे। आगे 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का परमाणु त्याग चुका है।
4p में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं है, इसलिए 4p के तीनों कक्षक खाली हैं। कोबाल्ट के साथ यहां एमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है, और एमीन लिगेंड की प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार का लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड की विशेषता क्या होती है कि यह धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। अब यहां पर ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये प्रबल लिगेंड के कारण युग्मित होंगे, यानी ये पांचवें कक्षक का इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में तथा चौथे कक्षक का इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में प्रवेश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप 3D के दो रिक्त कक्षक हमको प्राप्त होंगे। और चूंकि ये 6 समन्वयी संकुल है, इसमें धातु की समन्वय संख्या 6 है, अतः हमें 6 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है। 3D के 2 कक्षक, 4s का 1 कक्षक तथा 4p के 3 कक्षक, असमान ऊर्जा की ये 6 कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 6 कक्षकों का निर्माण करेंगे। यानी यहां पर D के 2, S का 1 तथा P के 3 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इस संकुल का संकरण D2sp3 होगा। इसके बाद संकुल में केंद्रीय धातु के संकृत कक्षकों के विषय में समझते हैं। जब संकरण की क्रिया के बाद 6 समान ऊर्जा के संकृत कक्षक हमें प्राप्त होते हैं, तो ये 6 उदासीन अमोनिया अणु इन संकरित कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी प्रत्येक अमोनिया अणु प्रत्येक रिक्त कक्षक को एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, जिसे यहां पर स्टार्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और इस प्रकार से यहां जब हम संकुल की ज्यामितीय आकृति को निर्धारित करते हैं, तो ज्यामितीय आकृति का निर्धारण समन्वय संख्या तथा संकरण के आधार पर किया जाता है। समन्वय संख्या कोबाल्ट की 6 है तथा संकरण D2sp3 है, इसी कारण संकुल की ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होगी। और यहां चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में जोड़े में है, इसलिए इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। और यहां पर संकरण की क्रिया में अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा अर्थात तीसरी कक्षा के D कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसी कारण इस संकुल का प्रकार आंतरिक कक्षक संकुल होता है। COF6-3 आयन, यहां पर भी कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, अतः यह भी 6 समन्वयी संकुल है। और इसमें भी केंद्रीय धातु कोबाल्ट होगी, जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d7 4s2 है। इस संकुल में भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, अतः 4s से 2 तथा 3d7 से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट +3 आयन का बाह्य कक्षक आरेख 3d6 अर्थात 3d में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4s 0, 4p 0 तथा 4d 0 होगा। यहां कोबाल्ट के साथ लिगेंड के रूप में फ्लोराइड लिगेंड जुड़ा हुआ है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल होती है। और दुर्बल लिगेंड केंद्रीय धातु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं, इसी कारण फ्लोराइड आयन इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। और यह भी 6 समन्वयी संकुल है, अतः हमें 6 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है। तो 4s का 1, 4p के 3 तथा 4d के 2 कक्षक, असमान ऊर्जा की ये 6 रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करेंगे। चूंकि यहां संकरण की क्रिया में s का 1, p के 3 तथा d के 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसी कारण इसका संकरण sp3d2 होता है। और इन 6 रिक्त संकरित कक्षकों में प्रत्येक फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का कार्य करते हैं। चूंकि संकुल की संकरण sp3d2 है,
इसी कारण इस संकुल की ज्यामितीय आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय होती है और इस संकुल में संकरण की क्रिया में अंतिम डी कोष के कक्षक भाग ले रहे हैं। इसी कारण इस संकुल का प्रकार बाह्य कक्षक संकुल होगा। 4 समन्वयी संकुलों में हमारा प्रथम उदाहरण है NiCN4 -2 आयन। चूंकि यहां पर निकेल के साथ में 4 साइनाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसी कारण यहां निकेल की समन्वय संख्या 4 है और निकेल की समन्वय संख्या 4 होने के कारण यह 4 समन्वयी संकुल है। सर्वप्रथम किसी भी संकुल की ज्यामितीय आकृति को निर्धारित करने के लिए हमें केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। यहां पर केंद्रीय धातु निकेल है जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d8 4s2 होगा। और जब इस संकुल में हम देखते हैं कि निकलेट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहां निकलेट +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए निकेल 4s में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। परिणाम स्वरूप केंद्रीय धातु आयन Ni+2 का बाह्य कक्षक आरेख इस प्रकार से होगा। 3d8 यानी 3d उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुंड नियम के अनुसार उपस्थित होंगे तथा 4s 4p उपकोष रिक्त होते हैं। चूंकि यहां निकेल के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड साइनाइड है जो कि प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड धातु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करता है। इसी कारण 3d उपकोष में उपस्थित 5वें कक्षक का इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक के इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेगा। परिणाम स्वरूप 3d उपकोष का एक कक्षक रिक्त हो जाएगा और यह संकुल 4 समन्वयी संकुल है। इसी कारण हमें 4 संकरित कक्षकों की आवश्यकता होगी। 4 संकरित कक्षकों के निर्माण के लिए 3d उपकोष का एक कक्षक, 4s का एक कक्षक तथा 4p के 2 रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 4 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। और चूंकि संकरण की क्रिया में d उपकोष का एक, s उपकोष का एक तथा p उपकोष के 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसी कारण यह संकरण DsP2 होगा। और इन 4 संकरित कक्षकों में 4 साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का कार्य करेंगे। चूंकि यहां संकरण DsP2 है और समन्वय संख्या 4 है, इसी कारण इस संकुल यौगिक की ज्यामितीय आकृति कैसी होगी? वर्ग समतलीय होगी एवं यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में नहीं है। इसी कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। दूसरा संकुल 4 समन्वयी NiCl4 -2 आयन है। यहां पर भी केंद्रीय धातु निकेल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d8 4s2 होता है तथा इस संकुल में भी निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। परिणाम स्वरूप इसका भी बाह्य कक्षक आरेख ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे इससे पूर्व के संकुल में निकेल आयन का था, 3d8 4s0 तथा 4p0। चूंकि यहां निकेल के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड कौन सा है? क्लोराइड है। ये कैसा लिगेंड होता है? दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप निकेल धातु आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। और चूंकि ये 4 समन्वयी संकुल है, इसी कारण 4 संकरित कक्षकों की आवश्यकता होगी। 4 संकरित कक्षकों के लिए 4s का एक कक्षक तथा 4p के 3 कक्षक
संकरित होकर के समान ऊर्जा के 4 कक्षकों का निर्माण करेंगे और यहां संकरण की क्रिया में S का 1 तथा P के 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसीलिए यह संकरण sp3 संकरण होगा और संकरण की क्रिया से प्राप्त संकरित कक्षकों में चारों क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का कार्य करेंगे। चूंकि यहां संकरण sp3 है, इसी कारण इसकी ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय है तथा इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसी कारण यह अनुचुंबकीय होता है। अब हम संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वीबीटी अर्थात संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से संकुल की आकृति तथा चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या सरलता पूर्वक की जा सकती है, परंतु इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों के रंगों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों की क्रियाशीलता की व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा आंतरिक तथा बाह्य कक्षक संकुलों के अस्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। सिद्धांत के द्वारा धातु कक्षक के ऊर्जा परिवर्तन की गणना भी नहीं की जा सकती। इस व्याख्यान के माध्यम से आज हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत की अवधारणाएं एवं उपयोगिताओं का अध्ययन किया तथा संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से 6 समन्वयी तथा 4 समन्वयी संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति एवं चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण किया एवं अंत में हमने संयोजी आबंध सिद्धांत अर्थात वीबीटी की सीमाओं या कमियों का भी अध्ययन किया। गृह कार्य है। प्रश्न 1, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित संकुल आयनों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। पहला संकुल आयन है FeCN6-4 आयन, दूसरा FeF6-3 आयन, तीसरा CO-C2O4 होल थ्राइस -3 आयन तथा चौथा है COF6-3 आयन। CrNH3 होल 6+3 आयन अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4-2 आयन प्रतिचुंबकीय है। समझाइए क्यों। तृतीय प्रश्न है संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए। आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के 1-9 उप सहसंयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण संयोजकता आबंध सिद्धांत वीबीटी भाग 4/5 का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के 1-9 उप सहसंयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग तथा धातु कार्बोनिलों में आबंधन भाग 5/5 के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अगले भाग को समझने के लिए आज पढ़ाए गए भाग तथा अगले भाग में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यांश को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़कर और समझकर आएंगे। धन्यवाद।